इस कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के टाउन एलिस स्प्रिंग में और वक्त होता है 1975 का। यहीं पर हमें रॉबिन दिखाई देती है, एक लड़की जो अपना सब कुछ पीछे छोड़ चुकी है, अपना घर भी, सुकून भी और पुरानी जिंदगी भी। और उसने एक ऐसा हैरान कर देने वाला फैसला लिया होता है जो हर किसी के बस की बात नहीं, वहाँ के पूरे डेजर्ट को पैदल क्रॉस करने का। लेकिन रॉबिन के पास ना ही छत होती है और ना ही पैसे जो इस सफर को उसके लिए आसान बना सके और मजबूरन वो टाउन का रुख करती है और अपनी कहानी का पहला चैप्टर लिखती है। और वहीं पर वो कोई काम तलाश करने की कोशिश करती है और रॉबिन अपने इस सफर को लेकर कुछ लोगों को लेटर भी भेजती है जिनमें उसने अपनी जर्नी का प्लान लिखा होता है। लेकिन उसे किसी भी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता और फिलहाल उसे टाउन में कुछ दिनों का काम मिल जाता है और साथ ही रहने का ठिकाना भी। लेकिन ये सफर कोई आसान नहीं है और इस सफर के लिए उसे 3 ऊंट जरूरत होते हैं और साथ ही खाने पीने के सामान के साथ कुछ जरूरी चीजें भी होती हैं। और वो ऊंट उसको इसलिए चाहिए कि वो सारा सामान खुद नहीं उठा सकती। लेकिन रॉबिन अपना प्लान जिसको भी बताती है सब उसको अजीब व गरीब नजरों से देखने लग जाते हैं। और उसी टाउन में एक कैमल फार्म मौजूद होता है और रॉबिन उस फार्म के ओनर के पास जाती है और अपने सपने के बारे में उसको बताती है और उस ओनर का नाम कार्ट होता है। रॉबिन जब उसे ऊंट मांगती है तो वो कहता है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल बेकार है। तभी रॉबिन उसे अपने फादर के बारे में बताती है कि 1935 में मेरे फादर ने अफ्रीका का कालाहारी डेजर्ट पार किया था और वो कोई बेकार फैसला नहीं था। लेकिन कार्ट फिर भी उसकी बात नहीं मानता। रॉबिन उसे कहती है कि वो हार्ड वर्किंग है, वो अभी हार मानने वाली नहीं है। तभी वो रॉबिन के साथ एक शर्त रखता है कि तुम 8 महीनों तक मेरे लिए काम करोगी और वो भी बिना पैसों के। तभी मैं तुम्हें ऊंट कंट्रोल करना सिखाऊंगा और वक्त पूरा होने पर तुम्हें ऊंट भी मिलेंगे। और रॉबिन उसे सवाल करती है कि क्या हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। तभी कार्ट उसे कहता है कि मेरी जुबान ही मेरा साइन है, मैं वादे का बहुत पक्का हूँ। और कार्ट की वाइफ रॉबिन को अपने घर में रहने का सहारा देती है। लेकिन रॉबिन बाहर कैंप लगाकर अकेला रहना ही पसंद करती है और उन 8 महीनों के गुजरने में रॉबिन बहुत कुछ सीख जाती है। लेकिन कार्ट का बिहेवियर उसके साथ कुछ ठीक नहीं होता और वो रॉबिन से बहुत ज्यादा काम लेता है और उसे बिना जूतों के नंगे पाँव चलने पर मजबूर भी करता है। लेकिन शायद ये उसके फायदे के लिए था, इस तरह से उसके पाँव मजबूत होंगे। और रॉबिन नए ऊँटों के बारे में बहुत कुछ सीखती है लेकिन उन्हें काबू करना आसान नहीं होता। फिर भी वक्त के साथ साथ रॉबिन उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख जाती है। और जब रॉबिन का टाइम पूरा हो जाता है तो वो अपने वादे के मुताबिक कार्ट से 2 ऊँट मांगती है। लेकिन कार्ट अपनी जुबान बदल लेता है और अपने किए गए वादे से मुकर जाता है और रॉबिन को वहाँ से बाहर निकाल देता है। और रॉबिन उदासी के आलम में वहाँ से निकल पड़ती है और चलते चलते रास्ते में उसे एक पुराना सा घर नजर आता है और वो उसे ही अपना घर बना लेती है। और वहीं पर उसकी मुलाकात सैली से होती है और सैली के पास भी ऊँट होते हैं और उस आदमी का ये ऊँटों को पालने वाला काम खानदानी है, वो नस्ल दर नस्ल यही काम कर रहे हैं। रॉबिन उसके पास जाती है और रॉबिन सैली को अपने सफर के बारे में बताती है और जो कुछ कार्ट ने उसके साथ किया उसके बारे में भी उसे बताती है। सैली दिल का साफ इंसान होता है और सैली रॉबिन को समझाता है कि ये सफर बहुत ही खतरनाक है, हो सकता है कि तुम जिंदा वापस ना आ पाओ। फिर भी वो एक डील के लिए मान जाता है। रॉबिन उसके पास 1 महीना काम करेगी तो उसे 1 ऊँट मिलेगा। रॉबिन को इस काम के लिए 3 ऊँट चाहिए थे और इसलिए वो सैली के पास 3 महीने काम करती है। तभी वो ऊँटों के बारे में बहुत कुछ जान जाती है क्योंकि वो 8 महीने पहले भी उनके बारे में बहुत कुछ समझ चुकी थी। और कुछ टाइम बाद रॉबिन के दोस्त उसको वहाँ पर मिलने आते हैं और रॉबिन को इस हाल में देखकर वो बहुत उदास होते हैं और उसको वापस जाने के लिए कहते हैं। लेकिन रॉबिन तो कोई अलग ही दुनिया में रहने वाली इंसान है। रॉबिन चाहती है कि वो दुनिया के शोर से दूर रहे, पैसे और लालच से परे। रॉबिन के दोस्तों में एक फोटोग्राफर भी होता है जिसका नाम रिक होता है। दरअसल उस रिक ने ही उसे ये मशवरा दिया था। वो रॉबिन से कहता है कि नेशनल जियोग्राफिक वाले तुम्हारे इस सफर में इंटरेस्ट ले सकते हैं और रॉबिन को तो वैसे भी पैसों की जरूरत होती है। और अगली सुबह
सुबह होते ही रॉबिन के दोस्त वापस चले जाते हैं और 1 महीने काम के बाद सैली उसे एक ऊँट देता है। तभी रॉबिन को पता चलता है कि वो ऊँटनी माँ बनने वाली है और इसलिए वो वहाँ पर कुछ दिन रुकने के बारे में सोचती है। उसके बाद वो कार्ट के फार्म पर वापस जाती है ताकि उससे अपने ऊँट ले सके, लेकिन कार्ट तो वहाँ से फार्म बेचकर जा चुका होता है और जो नया आदमी होता है उसको इस डील के बारे में कुछ पता नहीं होता और रॉबिन को वहाँ से कुछ नहीं मिलता। वो आदमी उस जगह पर नया होता है और उन ऊँटों को काबू करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और रॉबिन ये देखकर उसकी मदद करती है और धीरे धीरे वो ऊँटों को संभाल लेती है और ऊँटों को संभालता देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है और उसी खुशी में वो एक ऊँट रॉबिन को दे देता है और रॉबिन के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी होती है। उसके बाद रॉबिन नेशनल जियोग्राफिक वालों को एक लेटर लिखती है और वो अपने प्लान के बारे में उनको बताती है और अपने सफर के बारे में बताकर स्पॉन्सरशिप की आस लगाए बैठ जाती है। सफर पर जाने से पहले सैली उसे कुछ वार्निंग देता है। सैली रॉबिन को एक सीरियस बात समझाता है, अगर कोई नर ऊँट गुस्से में उसकी तरफ आए तो वो उसको फौरन शूट कर दे। और रॉबिन साथ में अपने फादर और सिस्टर को भी एक लेटर लिखती है जिसमें वो उनको बताती है कि जल्द ही वो अपने सफर पर निकलने वाली है। रॉबिन की सिस्टर मैरिड होती है और वो चाहती है कि रॉबिन भी उसकी तरह शादी करके एक पुरसकून जिंदगी गुजारे, लेकिन वो उन सब से हटकर होती है और उसे कुछ वक्त के बाद नेशनल जियोग्राफिक वालों की तरफ से एक खबर मिलती है। वो स्पॉन्सरशिप के लिए मान जाते हैं, बस एक शर्त होती है, उनका एक फोटोग्राफर सफर के दौरान रॉबिन के साथ रहेगा और ये फोटोग्राफर रॉबिन का दोस्त रिक ही होता है और रिक उसके लिए जरूरी ट्रेवल आइटम ले लेता है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन रॉबिन को सफर पर निकलना होता है। और अब तो वो ऊँटनी भी माँ बन चुकी थी। वो अपनी फैमिली और फ्रेंड से मिलकर उन्हें अलविदा कहने के बाद रॉबिन उन 3 ऊँटों पर अपना सामान बांध देती है और साथ में उसे एक ऊँटनी का बच्चा भी होता है। इस सफर में उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है और रास्ते में वो एक छोटे से गाँव से गुजरते हैं और हर जगह रुक रुक कर रिक उसकी तस्वीरें बनाता है और धीरे धीरे रॉबिन की कहानी अखबारों का हिस्सा बन जाती है और रॉबिन भी दिन ब दिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। और तभी उसके सामने माउंट ओल्गा पार्क आता है, लेकिन उस पार्क से गुजरना अलाउ नहीं होता। वहाँ की पार्क रेंजर उसे रोक लेती है, मतलब कि रॉबिन को पार्क की दूसरी साइड से चक्कर लगाना होगा और उसका सफर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और उसी रात रॉबिन वहीं पर पार्क के पास रुक जाती है और एक उसकी कुछ तस्वीरें कैप्चर करता है और अगले दिन रॉबिन फिर से अपने सफर पर निकलती है और एक रॉबिन से थोड़ा दूर ही रहता है क्योंकि रॉबिन को उसकी तस्वीरें लेना जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर वक्त उसकी तस्वीरें लेता रहता है। और तभी अचानक एक दिन वहाँ पर एक बहुत ही भयानक तूफान आता है और उस भयानक तूफान में रिक उसकी मदद करने की बजाय उस वक्त भी उसकी फोटो खींचने लगता है और ये चीज उसको बहुत ज्यादा बुरी लगती है। और इसी तरह से सफर में कई दिन बीत जाते हैं। वो सफर कभी बहुत कठिन तो कभी बहुत आसान हो जाता है और इसी तरह से 2 महीने हो जाते हैं, लेकिन रॉबिन खुद बहुत ज्यादा थक चुकी है। लेकिन एक दिन जब वो उठती है तो उसके सारे ऊँट गायब होते हैं। रॉबिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उस रेगिस्तान में ऊँट ढूंढने लगती है और आखिरकार कई देर के बाद उसे वो ऊँट मिल जाते हैं और वो अपना सारा गुस्सा उन ऊँटों पर निकालती है। और इसी तरह से रॉबिन एक गाँव तक पहुँचती है। रिक और उसके साथी वहाँ पर उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। वो लोग उसे गाइड करते हुए बताते हैं कि रास्ते में एक ऐसा इलाका भी आता है जहाँ के लोग उस जमीन को पाक समझते हैं, मतलब कि वहाँ पर एक गैर औरत का कदम पड़ना भी बहुत खतरनाक है और रॉबिन को उस इलाके से हरगिज नहीं जाना। और अब फिर से उसका सफर लंबा हो चुका है और उसे उस इलाके की दूसरी साइड से जाने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन ये रास्ता भी बहुत खतरनाक है। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती और लगातार आगे चलती ही रहती है। और एक दिन जब वो आराम के लिए बैठती है तो उसे 3 नर ऊँट अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और तभी उसे सैली की बात याद आती है और वो तुरंत उन ऊँटों को शूट कर देती है। ये करने में उसका जरा भी दिल नहीं होता, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई हल नहीं था और ये करते हुए उसका दिल दुख से भर जाता है। और आगे बढ़ते हुए वो एक नदी तक आ पहुँचती है और उसी जगह पर वो कुछ देर के लिए आराम करते हैं। तभी वहाँ पर उसको कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें 3 आदिवासी और एक जोसेफ नामी ऑस्ट्रेलियन होता है। रॉबिन उन्हें अपने सफर के बारे में बताती है। वो लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। जोसेफ उससे कहता है कि जो रास्ता तुमने लिया है वो बहुत ही भयानक है, वहाँ पर बहुत ही गहरी खाइयाँ हैं। और रॉबिन उनसे कहती है कि मैं
मैं सीधा भी नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ के लोग उस जमीन को पाक मानते हैं। तभी जोसेफ रॉबिन की बहुत सारी हेल्प करता है। वो अपने एक दोस्त आदिवासी को, जिसका नाम एडी है, उसे रॉबिन के साथ सफर में जाने के लिए कहता है। एडी तो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानता है और वो इसी तरह से अपना आगे का सफर तय करते हैं और कुछ दिन तक एडी रॉबिन के साथ ही रहता है। और सफर के दौरान रॉबिन की मुलाकात एक मशहूर ट्रैवलर ग्लेंडल से होती है और रॉबिन कुछ दिन उसके साथ रहती है। तभी वो ग्लेंडल से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका लेटर जियोग्राफिक वालों तक पहुंचा दे कि उसके पास सामान खत्म हो चुका है। और दूसरी तरफ एडी भी वापस जाने का सोच रहा था। वो कहता है कि इससे आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, लेकिन रॉबिन उसको अपने साथ और आगे चलने का कहती है। वो कहता है कि मेरे जूते बिल्कुल फट चुके हैं और मैं इन जूतों के साथ तुम्हारे साथ आगे तक नहीं आ सकता। तभी रॉबिन ग्लेंडल से उसके लिए जूते अरेंज करवाती है और इसी तरह गुजरते दिनों के साथ ये अपने सफर की तरफ बढ़ते ही रहते हैं। और एक दिन कुछ टूरिस्ट उनके रास्ते से गुजरते हैं और वो लोग रॉबिन की तस्वीरें बनाने लगते हैं और रॉबिन को इस बात से बहुत ज्यादा उलझन होती है और इसलिए वो बगैर रुके आगे चलती रहती है। और रॉबिन अब एक नए नाम से मशहूर हो चुकी थी, कैमल लेडी, और अब हर कोई उसे इसी नाम से बुलाता था। और अगले दिन एडी कैंगरू का शिकार करके लाता है। जब रॉबिन उसको काटने लगती है तो एडी उसको रोक देता है। दरअसल उस जगह के रूल बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं। वो उसको बताता है कि जहाँ पर कोई औरत किसी जानवर को नहीं काट सकती। और कुछ दिन बाद रॉबिन और एडी एक नए गांव में पहुँचते हैं जहाँ पर एक उनका इंतजार कर रहा था। और अब एडी का सफर यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन आगे का सफर रॉबिन का बहुत खतरनाक होने वाला है। उसे एक ऐसे रेगिस्तान से गुजरना है जहाँ पर पानी का नामो निशान तक नहीं है। और एक रॉबिन से कहता है कि मैं तुम तक पानी पहुँचाने की पूरी कोशिश करूंगा। रॉबिन रेगिस्तान के बहुत अंदर तक पहुँच चुकी थी, लेकिन उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। धीरे धीरे उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और उसे बहुत ही अजीबोगरीब चीजें नजर आने लगती हैं। और इसी दौरान उसका कंपास भी गुम हो जाता है और वो अपनी यादों में ही खो जाती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ती ही रहती है और चलते चलते उसे अपने सामने एक घर नजर आता है, लेकिन वो बस गुमसुम होकर उस घर को देखती ही रहती है। शायद उसको लगता है कि ये भी उसका वहम है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वो रॉबिन को अपने घर में ले जाते हैं। वो लोग उसको खाना खिलाते हैं और उसको नहलाते भी हैं। जब उन्हें पता चलता है कि रॉबिन इतना लंबा सफर करके जहाँ तक आई है तो वो एकदम हैरान रह जाते हैं। रॉबिन कुछ दिन उनके पास रहती है और उसके बाद अपना आगे का सफर करती है। और एक दिन उसका कुत्ता प्यास के मारे वहाँ पर पड़ी एक पुरानी सी जहर की कैन में से जहर पी लेता है और वहीं पर उसकी जाती है। और उसे मरा हुआ देखकर रॉबिन अंदर से एकदम टूट जाती है। वो बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि बचपन में भी उसने अपना एक बहुत ही प्यारा डॉग इसी तरह से गवा दिया था। और रॉबिन अब अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुकी है और वो एक जगह पर रुकती है और थोड़ी देर रुककर अपनी हिम्मत इकट्ठी करती है। उसके बाद वहाँ पर बहुत से रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट पहुँच जाते हैं क्योंकि रॉबिन के बारे में सबको पता चल चुका था। वो उसकी बहुत सी तस्वीरें लेने लगते हैं, लेकिन रॉबिन उनसे नहीं मिलना चाहती और इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और रॉबिन अपना सफर तकरीबन पूरा कर चुकी है और कुछ दिन वो और रिक एक गांव में रुकते हैं और इसी तरह से वो अपना सफर कंप्लीट करती है। और रिक समंदर के किनारे उसका इंतजार कर रहा था और रॉबिन खुशी के मारे उसे गले से लगा लेती है। और इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है।